जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको ये चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है बचपन। बचपन के बारे में जिस तरीके से हम लोग बताते हैं, जब हम छोटे थे तो किस तरीके से थे और हमने क्या क्या चीज़ें खाई हैं और अब वो चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं। तो ऐसे ही एक लेखिका हैं, उन्होंने अपने बारे में अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए इस चैप्टर में अपना बचपन ढूंढा है, बताया है कि हम बचपन में क्या क्या चीज़ खाते थे और क्या क्या करते थे, क्या क्या उनके काम थे, क्या उन्हें पसंद था, क्या नहीं पसंद था। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने इस चैप्टर में बताई गई हैं। ये इनका नाम है कृष्णा सोबती। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या बताना चाह रही हैं। ये कृष्णा सोबती जी जो हैं, ये शिमला में रहती थी। तो वहीं इन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, खाई हैं और क्या क्या चीज़ें अब उन्हें नहीं मिली, वो चीज़ बता रहे हैं। तो मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी जीजी लोग जीजी कहकर ही पुकारते। जीजी कहते हैं बड़ी बहन को, ठीक है। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। जब बड़े हो जाते हैं तो अपने आप को बड़ा महसूस करने लगते हैं, इस तरीके से उन्होंने बताया है। शायद इसलिए ही कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी से मतलब है कि जो जिस साल वो पैदा हुई हैं वो 1900 शताब्दी थी और अब कौन सी चल रही है, 20वीं शताब्दी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन में कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में ये तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वाकर। तो उनको कैसा महसूस हो रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं और उम्र हो रही है उनकी, जो बाबा मतलब दादी और नानी के बराबर हैं, यानी कि वो बहुत बड़ी हैं। लेकिन उन्होंने पहले क्या क्या किया है, यहाँ पर ये पढ़ने की ज़रूरत है। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, यानी कि पिछले कई 10 सालों में। पहले फ्रॉक, फिर निकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। निकर वाकर कहते हैं एक प्रकार का घुटने तक का खुला पैजामा। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। कफ जानते हैं आप, जिस तरीके से कमीज में कफ बने होते हैं जिसमें बटन लगे होते हैं, उस तरीके के बाजू यानी कि आस्तीन को कहते हैं। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल कहते हैं, झालर जैसे चुन्नट बना के जो डिजाइन बना दी जाती है उसको कहते हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, उसके नीचे फ़र टकी थी। फ़र जैसे कि बताया गया है कि फ़र आजकल भी जो चल रही हैं वूलन्स में। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो इस तरीके से वो अपने ड्रेसेस के बारे में बता रही हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी कि बचपन में वो जो मोजे और जूते होते थे उन्हें वो खुद धोती थी, खुद साफ़ करती थी, बल्कि उनके साथ जितने बच्चे थे वो भी करते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। तो उनका कहना क्या था कि यहाँ पर वो अपने सभी को काम जो थी वो मतलब इतवार में करती थी, किस चीज़ का, जूते पॉलिश करने का और अपने सॉक्स धोने का। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। पहले के लोग जो थे चमड़े के जूते पहनते थे जिसमें कि कोई भी मुलायम ने जो कहते हैं ना कि कोई सॉफ्ट चीज़ नहीं थी, तो वो सख्त रहती थी हमेशा। तो उससे क्या हो जाता था, जूते पहनने से, नए नए जूते पहनने से छाले हो जाते थे।
तो यहाँ पर बताया गया हम छालों का इलाज करते थे, लेकिन अब कैसे हो गए, अब आरामदेह जूते आने लगे हैं जिससे में कोई चीज़ की मतलब कि लगने की या चोट लगने की ज़रूरत नहीं होती है। अब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं, है ना। तो यहाँ पर शहतूत देखिए कहा गया है मलबेरी, फालसे और खसखस पॉपी सीड्स। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो जब वो शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, यानी कि वो मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए एक एक करके जाते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट्स की खुशबू बन वहानी। तो उनका कहना था कि वो वहाँ पे कन्फेक्शनरी के पास जाते थे और वहाँ पे पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू उनको आती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी सबसे ज़्यादा। मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रसभरी कसमल सोच कर ही मुँह में पानी भर आता है। ऐसा आप लोग के साथ भी होता है कि जो चीज़ हम पहले खाते हैं अगर उसके बारे में बात करें तो ये चीज़ें हमें याद आती हैं और हम उसको याद करके हो जाता है, कभी कभी मुंह में पानी आ जाता है। आँख पर चेस्टनट एक गजब की चीज़ आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर सीधे मुंह में, है ना। तो चेस्टनट यहाँ पर क्या बताया गया है, ये कुछ दाने दिखाए जा रहे हैं, इनको चेस्टनट बताया गया है। और कफाल फाल से जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर क्या चीज़ है, ये फाल से है, ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते थे, कम करके समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने झाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज जाती। लगता ऐसे संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो देखिए उनको कितना मज़ा आता था जब वो वहाँ पर गिरजाघर जाते थे, तो वहाँ पर जो घंटियाँ बजती थी उसको बजने के बाद पूरा वातावरण गूंज उठता था, तो उनको वो बहुत अच्छा लगता था। रंग बिरंगे गुब्बारे घूमते थे, सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगीं। रिज पर की रौनक को और मॉल की दुकानों की चमक के क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सामने मतलब कि जब सूर्यास्त होता था तो उन्हें गुलाबी सुनहरी धारियाँ आसमान में दिखती थी और पहाड़ जो थे वो चमकने लगते थे, है ना। उन पर ऐसा लगता था कि किसी ने लाइट दिखा दी है। देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगती थी, यानी कि सब जगह रोशनी हो जाती थी। रिज पर की रौनक, मॉल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने थे। स्कैंडल पॉइंट कहेंगे हम, जहाँ पे बहुत सारे लोग मोमबत्ती जलाने आते हैं। वहाँ पर सभी लोग आ जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे और शोर सा सुनाई देता। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसमें शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, ठीक है। तो शिमला कालका का मॉडल, शिमला एक मतलब कालका ट्रेन है, एक छोटी, जो सबसे छोटी ट्रेन है वो वहाँ पर उस समय की नई ट्रेन थी और सबसे फास्ट
तो इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन और एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी देर पर बत्ती बनी सुरंगें। तो ये एक मॉडल बना हुआ था छोटा छोटा उस दुकान पर, जिसे देखने में बहुत ही आकर्षित लगता था दुकान के साथ, है ना। तो उन दुकानों के साथ, दुकान के साथ एक ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती थी। वह दुकान थी कि जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे को की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। तो उनका क्या कहना था, मतलब कि उस समय के लोग जो थे वो चश्मा नहीं लगाते थे। तो वहाँ पर जो कृष्णा सोवती जी जो थी, वो उनको छोटी उम्र में ही चश्मा लग गया था। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी कि उनको डॉक्टर ने कहा था कुछ दिनों पहन लोगी तो फिर उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा तो कुछ अजीब सा लगा, अच्छा और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब कभी उतरा तो हुआ तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुबीले वाली हिमाचली टोपियाँ। सुविधाजनक स्थिति, है ना। तो उनको जब वो लगाती थी, चश्मा लगाती थी, तो उनको क्या लगता था कि उसके साथ में जो टोपी लगी है वो बहुत ही अच्छी लग रही है और वो उसको लगा कर हैप्पी हो जाती थी। तो इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद।